वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर क्विज प्रतियोगिता, जिसमें आप पाएंगे मोहनदास से महात्मा एवं महात्मा से राष्ट्रपिता तक का सफ़र से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इस प्रतियोगिता में आप स्वयं भी सम्मिलित होकर उपलब्ध लिंक पर जाकर क्विज में पार्टिसिपेट करके स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं। मोहन से महात्मा एवं महात्मा से राष्ट्रपिता तक का सफर क्विज के माध्यम से। सबसे पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर ऐड करना है। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब एवं कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। आपका वास्तविक नाम मोहनदास गांधी था। आपके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए गुदड़ी का लाल कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्हें कई कठिनाइयों का सामना किया, काफ़ी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया और संघर्ष के बल पर वह प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। वह 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1966 ईस्वी के ताशकंद समझौते के तहत उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। तो निश्चित ही महात्मा गांधी के साथ आप जो लाल बहादुर शास्त्री, जो गुदड़ी के लाल है, इनके बारे में भी यह जानकारी निश्चित ही आपको अच्छी लगेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? मोहनदास, करमदास, रोहनदास, मनोहरदास? तो राइट आंसर है मोहनदास। निम्न में से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? निम्न विकल्प जो उपलब्ध करवाए गए थे, उनमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहले 1915 ईस्वी में राजवेद जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। लेकिन हमारे पास जो विकल्प थे, उसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका? तो राइट आंसर है इंग्लैंड। 1888 ईस्वी में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और जून 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी करके वह वापस अपने देश आ गए। किंतु 1893 ईस्वी में वह वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में विशेष रूप से किस नीति का विरोध किया था? ऊंच नीच की नीति, रंगभेद की नीति, छुआछूत की नीति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है रंगभेद की नीति। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले रंगभेद की नीति का विरोध किया था। इस नीति के तहत भारतीयों को काला कुली कहकर पुकारा जाता था और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था जिसमें वह सफल भी हुए और दक्षिण अफ्रीका में उनको ट्रेन से भी उतार दिया गया था। तभी से उन्होंने निश्चय कर लिया था इस रंगभेद की नीति के खिलाफ और उसमें बहुत हद तक उनको सफलता भी मिली। स्कूल के दिनों में कौन से नाटक ने बालक मोहनदास के मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था? तो इसका राइट आंसर है रामायण, राजा हरिश्चंद्र, सती अनुसुईया, पंचतंत्र? तो राइट आंसर राजा हरिश्चंद्र। तो स्कूल के दिनों में महात्मा गांधी ने
राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा था, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह सदैव सत्य की राह पर चलने लगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले अहिंसावादी उदारवादी विचारधारा वाले थे। इन्हीं का प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा और महात्मा गांधी ने जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए उनमें अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आने के बाद गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो राइट आंसर है चंपारण आंदोलन। चंपारण बिहार का एक जिला था जहां पर वहां के किसानों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे। जो नील की खेती करते थे उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें वो सफल भी रहे। यह उनका भारत में पहला आंदोलन माना जाता है या पहला सत्याग्रह माना जाता है। यदि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने जो आंदोलन चलाया था रंगभेद की नीति का, तो वह दक्षिण अफ्रीका में था, लेकिन भारत में यह पहला चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। ओके। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में किसको अपनाया? लाठी, चरखा, सादा जीवन या अहिंसा? तो राइट आंसर है चरखा। महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसीलिए चुना क्योंकि यह जन सामान्य से संबंधित था और स्वदेशी व आर्थिक प्रगति का प्रतीक था। वे अन्य सहयोगियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया गया है। तो चरखा श्रम का प्रतीक माना जाता है, राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन के तहत वापस लौटा दी गई? राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जो केसर-ए-हिंद की जो उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी वह असहयोग आंदोलन के तहत विरोध स्वरूप पुनः लौटा दी गई। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध समाचार पत्र जिसका संपादन उन्होंने स्वयं किया, युवा हिंदुस्तान, यंग इंडिया, युवा भारत या यंग हिंदुस्तान? तो राइट आंसर है यंग इंडिया। महात्मा गांधी का जो सुप्रसिद्ध समाचार पत्र था यंग इंडिया, जो साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1919 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इस समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने आम लोगों तक अपने विचार पहुंचाने में और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। इसके अलावा हरिजन एवं नवजीवन पत्रिका के माध्यम से भी महात्मा गांधी ने अपने विचार आम लोगों तक पहुंचाए थे। 1930 ईस्वी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के तहत किया गया था? राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह, जो दांडी मार्च, इतिहास में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था। 24 दिन की 248 मील लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वह दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून को भंग किया था, है ना। नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, जो आम व्यक्तियों की जरूरत थी, है ना, गरीब और अमीर सब खाते थे, उस पर टैक्स लगा दिया गया था। वो टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। किसने
गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू जी। ये भी प्रख्यात वकील थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था, इस आंदोलन के तहत दिया गया था। जब भारत देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था ना, भारत में देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? जब भारत में देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है, वहाँ पर थे। वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हो गए थे, तो उनके सौहार्द के लिए वो वहाँ पर उपस्थित थे। और इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि वह जो दिल्ली में जो जश्न मनाया जा रहा था, उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था, भारत के जो टुकड़े हो गए थे, इसके कारण वह काफ़ी दुखी थे, असंतुष्ट थे। इसलिए उन्होंने जश्न के समारोह से दूरी बना ली थी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किस व्यक्ति ने कहा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। विंस्टन चर्चिल, जो 1940 से 1945 के बीच में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी थे, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। भारत में जो ये राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। यहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूं, जो फीडबैक में आपको दे रखी है, इसको जरूर अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। ब्रिटेन के ऐतिहासिक पार्लियामेंट स्क्वायर में 2015 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया। महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की स्थापना उनके दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के 100 साल पूरे होने के मौके पर की गई थी, है ना। आप सबको पता है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी, तो 100 साल पूरे होने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली, अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित कई हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रही और मूर्ति पार्लियामेंट स्क्वायर में ब्रिटेन के पूर्व सीएम विंस्टन चर्चिल के बगल में स्थापित की गई, है ना। यह वही विंस्टन चर्चिल है जिसने महात्मा गांधी के लिए अर्धनग्न फकीर के शब्द इस्तेमाल किए थे और उन्हीं की मूर्ति के पास में महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगाई गई। यह भारत के लिए भी काफी गौरव की बात है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, है ना। रेडियो में अपने एक भाषण के माध्यम से राष्ट्रपिता को संबोधित किया था, महात्मा गांधी को संबोधित किया था। तो उन्होंने देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता से सम्मानित किया था। ओके, तब से राष्ट्रपिता के रूप में उनको प्रसिद्धि मिलती चली गई। भारत सरकार ने भारतीय मुद्राओं पर अधिकृत रूप से महात्मा गांधी के चित्र को कब स्थान प्रदान किया? 1987, 1996, 1999 या 2003?
तो इसका राइट आंसर है 1996 ईस्वी में। भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार साल 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीरें वाले नोट चलन में आए थे। उसके बाद 5, 10, 20, 100, 500, 1000 रुपए वाले नोट भी छापे गए। इस दौरान अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो और अशोक स्तंभ की फोटो नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से पर प्रिंट की जाने लगी। हालांकि 1996 से पहले 1987 ईस्वी में महात्मा गांधी की तस्वीर को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नोट के बाईं तरफ दिखाई देते थे। हालांकि बाद में हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी जा रही है और आज भी वर्तमान में भी यही नोट प्रचलन में हैं। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने यह वाक्य कहा था? यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, है ना। यह वाक्य किस योजना के तहत कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन योजना, है ना। क्रिप्स मिशन योजना जो 1942 ईस्वी में भारत के हितों के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में बनाया गया था, यह मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना। और इसमें जो बातें कही गई थी, जो सुझाव दिए गए थे क्रिप्स मिशन की ओर से, उसमें कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग पूर्ण स्वराज के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। इससे मुस्लिम लीग भी नाराज थी, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो मांग कर रहे थे तो वो भी इसके बारे में कोई निर्धारित नियम यहाँ पर नहीं थे। इस कारण क्रिप्स मिशन के जो भी सुझाव थे उनसे पार्टी असंतुष्ट थी और महात्मा गांधी ने यह वाक्य इसी क्रिप्स मिशन के लिए कहा गया था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि से सम्मानित किया था या उनको मलंग बाबा कहा गया था। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को इतिहास में सीमांत गांधी या सरहद का गांधी भी कहा जाता है ना। और यह खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन बनाया था, उस संगठन के यह मुखिया थे, खुदाई खिदमतगार का, है ना। और यह भी महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने कहा था यह मेरा अंतिम संघर्ष होगा? इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था सन 1942 ईस्वी में, इस आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख हथियार कौन सा था? सत्य, अहिंसा, विश्वास या हिंसा? तो इसका राइट आंसर है अहिंसा। उन्होंने जितने भी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे उनमें अहिंसा का ही सहारा लेकर सभी आंदोलन को सफल बनाया था। अहिंसा उनका सबसे बड़ा हथियार था। भारत की आजादी के बाद गांधी ने किस पार्टी को भंग करने की सलाह दी थी? इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भंग करने की सलाह महात्मा गांधी की ओर से दी गई थी, क्योंकि वह देश के विभाजन से खुश नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब एवं किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी, है ना, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह निर्णय जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसमें पारित किया गया था 15 जून 2007 ईस्वी को। तब से 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम व्यू स्कोर देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 अंक अर्जित कर चुके हैं। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो फीडबैक में आपको आंसर दे रखे हैं, यह आंसर आप जरूर
दिमाग में सेव कर लें या इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से या यूँ भी जनरल नॉलेज के हिसाब से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप इसके फीडबैक को ज़रूर नोट करें। निश्चित ही यह मेरा प्रयास आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध जाकर आप स्वयं टेस्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।